तो बात करेंगे हम आपके जितने भी डीएलएड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसके बहुविकल्पियों की बात करेंगे। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है इसका केंद्र बिंदु क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उसका केंद्र बिंदु विद्यार्थी है, अध्यापक है या फिर विद्यालय है या फिर प्रधानाचार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल भी ध्यान रखना है आपको विद्यार्थी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? विद्यार्थी को माना जाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है मापन का सामान्य सिद्धांत का संबंध किससे है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत का संबंध जो है वो किससे है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है मापन का जो सामान्य सिद्धांत है ये गणित से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। मापन यानी गणित के अंतर्गत आता है तो इसको हम गणित के अंतर्गत रख सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। जो मूल्यांकन है ये मापन से कैसे अलग है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिएगा। तो मूल्यांकन मापन से कैसे अलग है यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर आपको गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया ये आपको ध्यान रखना है। गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया इसका संबंध किससे है? मूल्यांकन मापन से बिल्कुल भी अलग है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती है, जबकि गुणात्मक न्याय प्रक्रिया मूल्यांकन के आधार पर तय नहीं की जा सकती, यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में अगर आपसे पूछा जाए तो विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। ये परिभाषा किसने दी थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा आप ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी ये आपको बताना है। तो ये जो परिभाषा है आपको ध्यान रखना है गुड एंड हैट ने दी थी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है बिल्कुल, यानी गुड तथा हैट ने आपको ध्यान रखना है विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। एक कथन किसका था? तो आपको ध्यान रखना है ये कथन था गुड तथा हैट ने दिया था ये कथन, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट बात देखो क्या ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में देखिएगा आपको ध्यान रखना है एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं होती है। एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं होती है यह आपको बताना है। ठीक है, तो एक प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं होती है यह आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है विश्वसनीयता या फिर आपको बताना है लचीलापन, वैधता या जटिलता। तो देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं इसका। तो जो लोग इसका आंसर जटिलता दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो जटिलता आपको ध्यान रखना है मूल्यांकन प्रणाली की एक विशेषता नहीं होती है। एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं होती है। विश्वसनीयता होती है, लचीलापन होता है, वैधता होता है, लेकिन जटिलता इसके अंतर्गत नहीं आती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं तो आपको बहुत ध्यान से कंठस्थ कर लेना है इनको। तो इसी तरह से हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन प्रशस्त करता है यह आपको बताना है। अगर आपको सार्थक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है
तो निदान और उपचार का मार्ग कौन प्रशस्त करता है? तो आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है, मापन। तो मापन किस में आ जाएगा? आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो कौन करता है? आपका मापन करता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 को आपको बड़ी ध्यान से सुनना है, ठीक है, जिसमें आपसे कहा है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। सतत एवं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर आपको ध्यान रखना है प्रभावी जोर किस में दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको CCCE भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये आपके प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी उसमें शिक्षार्थियों के सतत और समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 का भी आपको आंसर बहुत ध्यान से देना है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अनुप्रयोग बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं माना जाता है, जबकि अनुवाद, विवेचना और वाक् विस्तार ये बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग माने जाते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में देखिएगा, आपको ध्यान रखना है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? मौखिक तकनीक पर आधारित हैं क्या, या फिर आपको बताना है, या फिर परियोजना तकनीक पर आधारित हैं, या अवलोकन तकनीक पर, या फिर अधिन्यास तकनीक पर आधारित हैं? तो जो लोग इसका आंसर परियोजना तकनीक कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आपके परियोजना तकनीक पर आधारित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 की। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है, यह आपको आंसर देना है। तो जो लोग इसका आंसर ऑप्शन ए यानी निष्कर्ष चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुन रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक किसको माना जाता है, यह आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है ठीक है, MS स्टीवेंस को, GC हेल्मस्टेडर को, या फिर स्टीफन एस कोरे को, या ब्रैड फील्ड को। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर यानी क्रियात्मक शोध का जो प्रवर्तक है जिसने उत्पत्ति की है वो किसको माना जाता है, GC हेल्मस्टेडर को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। जो सामुदायिक सहभागिता होती है इसमें नवाचार क्या होता है, यह आपको बताना है। तो सामुदायिक सहभागिता में आपको ध्यान रखना है, यानी इसमें नवाचार का मतलब है NCC से, NCC इसके लिए बढ़ावा देती है, स्काउटिंग भी और रेड क्रॉस संस्था भी। यानी सामुदायिक सहभागिता में आपको ध्यान रखना है ये सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो नेक्स्ट एवं महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था, तो आपको बताना है 2009 में हुआ था क्या, या फिर 2008 में, या 2010 में, या फिर 2011 में। तो जो लोग इसका आंसर ऑप्शन ए चुनेंगे यानी 2009 चुनेंगे बिल्कुल सही चुनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 2009 में हुआ था। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके, ठीक है, बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न
ठीक है। प्रश्न नंबर आपके 13 की, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का प्रश्न था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो था आपका, ठीक है, 11 था, ये 12 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 12 नंबर का प्रश्न है। इसी के साथ साथ आपने देखा था नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 30 नंबर का था, ठीक है। ये 30 नंबर का प्रश्न था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो था 30 नंबर का था। वहीं आपको इसी के साथ साथ ध्यान रखना है, ये था आपका 14 नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, प्रश्न नंबर जो है आपके 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है क्या, या गुणात्मक अनुसंधान, या ऐतिहासिक अनुसंधान, या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान। तो आपको बताना है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो जो लोग आंसर इसका क्रियात्मक अनुसंधान कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है आपका प्रश्न नंबर, बात करेंगे हम आपके 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 की अगर बात करें तो देखिएगा इसमें क्या ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर अगर 16 की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 में आपको ध्यान रखना है, क्रियाविधि नैदानिक, विवरणात्मक या रूपांतरकारी अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यानी नैदानिक। नैदानिक किसका प्रमुख उद्देश्य होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आप बी रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कथन है, कोठारी आयोग का, या यूजीसी का, या एनसीईआरटी का, या मुदालियर आयोग का। तो आपको ध्यान रखना है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन, ठीक है, किस आपको बताना है आयोग का था। तो ये आपको अपना आंसर देना है। तो देखते हैं कौन अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखता है कमेंट बॉक्स में। तो अपने आंसर सेम आपको लिखते रहने हैं कमेंट बॉक्स में। जो तो बिल्कुल सही जो लोग इसका आंसर ऑप्शन सी चुन रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो यानी प्रश्न नंबर आप 18 की बात करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 18 में देखिएगा आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न, या मिलान पद। तो बिल्कुल सही जो लोग इसका आंसर ऑप्शन यानी आपको सी दे रहे हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो लोग चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुन रहे हैं। तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है लघु उत्तरीय, ठीक है। तो मिलान पद में भी आपको एक तरह के, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 4-5। एकांतर पद में भी ऐसी होता है और बहुविकल्पीय में होता है। जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत हम नहीं रख सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 19 की। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये किस प्रकार का प्रश्न है। दिल्ली का जो लाल किला है ये किसने बनवाया था, ये किस प्रकार का प्रश्न है, ये आपको बताना है। तो ये स्मृति संबंधी प्रश्नों के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो विचारों, तेजन, तर्क संबंधी या विकासात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो क्या व्यक्तिकरण कहलाता है, समीक्षा,
प्रत्यय या परिकल्पना या उपकल्पना। तो बिल्कुल सही जो लोग इसका आंसर उपकल्पना यानी परिकल्पना चुन रहे हैं। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कैसा कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है या उपकल्पना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको प्रश्न नंबर आपका 20 का आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको प्रश्न नंबर आपका ये होगा 20 और इसके बाद आपको ध्यान रखना था प्रश्न नंबर 21 का आंसर, ठीक है। तो 21 जो है आपका क्या कह रहा है, आपको ध्यान रखना है 21 में आपको ध्यान रखना है निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है यह आपको बताना है। तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्य आंकना। तो मूल्य आंकना जो है आपको ध्यान रखना है ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं बात करते हैं आपके शैक्षिक शोध को सामान्यतया कितने भागों में बांटा जाता है। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने भागों में हम बांट सकते हैं ये आपको बताना है। तो 7 में, 6 में, 3 में या फिर 5 में। तो इसका जो लोग बिल्कुल आंसर ऑप्शन बी यानी 6 चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुन रहे हैं। तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः हम कितने भागों में बांट सकते हैं, आपको ध्यान रखना है 6 भागों में बांट सकते हैं। और ये प्रश्न कौन सा था आपका, आपको पता ही है, ये प्रश्न नंबर जो था वो आपका 22 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 21 ये 22 हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की। तो प्रश्न नंबर 23 में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा प्रश्न नंबर 23 में आपको ध्यान रखना है सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है। सत्र में 2 बार परीक्षा लेना या फिर सत्र में 3 बार परीक्षा लेना या सुविधा अनुसार, ठीक है। ये क्या लिखा है आपका, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना या सत्र प्रारंभ सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है यह आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन बिल्कुल सही चुनता है। तो बहुत सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं जो ऑप्शन डी सुन रहा है। तो सत्र प्रारंभ सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही सतत मूल्यांकन कहलाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे प्रश्न नंबर आपके 24 की। तो प्रश्न नंबर अगर 24 की अगर आप बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 24 में सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के आपको ध्यान रखना है 6 पक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना था शैक्षिक शोध को कितने भागों में बांटा जाता है, 6 भागों में बांटा जाता है। मूल्यांकन के कितने आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कितने पक्ष होते हैं, तो मूल्यांकन के भी 6 पक्ष होते हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर आपका 25, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसकी होती है, किसको होती है। शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, छात्र को होती है क्या, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को या फिर सभी को। तो आपको बताना है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, छात्र को भी होती है, शिक्षक को भी, अभिभावक और समाज को भी। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन डी यानी सभी हो जाना चाहिए। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 की अगर बात करें तो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है, यह आपको बतानी है। आपको बताना है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो बहुत सही जो लोग इनकी पुस्तक का नाम ऑप्शन डी यानी इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये किसकी पुस्तक है, यह आपको ध्यान रखना है एम कोरे की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इम्प्रूव स्कूल, ठीक है, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये किसकी पुस्तक है, एम कोरे की पुस्तक है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 26 में आपको ध्यान, ये 26 ये होगा 27, ठीक है। तो प्रश्न नंबर आपको 27 में क्या ध्यान रखना है, ठीक है।
तो रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। 60 अंक का प्राप्त करना क्या है? मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या उपलब्धि है। तो आपको बताना है रीता ने 60 अंक परीक्षा में प्राप्त किए हैं या भाषा में प्राप्त किए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो 60 अंक हैं वो क्या है। तो ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यानी मापन है एक तरह का। तो जो 60 अंक है वो क्या है? उसका मापन है, यानी प्रश्न नंबर 27 का आंसर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है, यह आपको बताना है। तो जो उत्तम परीक्षण की जो विशेषता है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, जो लोग इसका आंसर ऑप्शन डी सुन रहे हैं यानी सभी। तो आपको ध्यान रखना है उत्तम, ठीक है, यानी उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है यानी कठोरता। लेकिन यहाँ पर आपके जो आंसर हैं, ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल गलत दे रखे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन जो है आपको सही कर लेने हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, यानी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छा है ऐसा बोलेगा तो अलग आंसर होगा, उत्तम परीक्षण की विशेषता है तो अलग आंसर होगा। है बोला है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सही, यानी हम भी कन्फ्यूज हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब उत्तम परीक्षण की विशेषता बोलेगा तो ये सारी हो जाएंगे, वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, ठीक है, यानी ये सभी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं आ जाएंगी। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होगी तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कठोरता उत्तम, आपको ध्यान रखना है परीक्षण की विशेषता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे प्रश्न नंबर आपके 29 की, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 29 की, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, न्यायादर्श, वैधता या फिर कोई नहीं। तो आपको बताना है ऐसा परीक्षण जो बार बार परिणाम वही अपना मतलब पुराना वाला परिणाम रिपीट करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपको ध्यान रखना है विश्वसनीयता कहलाता है। विश्वसनीयता में ही ऐसा होता है कि हमेशा उसका परिणाम हमेशा सेम आता है, यानी बार बार वही निकल के आता है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 30 की। तो प्रश्न नंबर अगर 30 की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 30 की अगर बात करते हैं मूल्यांकन अनुरूप है, तो मूल्यांकन किसके अनुरूप है ये आपको बताना है। तो बहुत सही, जो लोग इसका आंसर यानी विधि के समान बता रहे हैं, तो विधि के समान आपका क्या है, मूल्यांकन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 31 की। तो प्रश्न नंबर 31 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 31 में ध्यान रखना है शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है। तो शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो बताइएगा शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है। तो शैक्षिक नवाचार से आपको ध्यान रखना अभिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से आप बात करेंगे प्रश्न नंबर